बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी शीला और बेटी राधा रहती थी। रमेश के घर से थोड़ा दूरी पर एक ढाबा था जिसमें रमेश नौकरी किया करता था। रमेश का काम वहाँ तंदूर पर नान बनाने का था। एक दिन जब रमेश तंदूर में नान लगा रहा था, तभी वहाँ उस ढाबे का मालिक आ जाता है। कल मेरे दोस्त विनोद के घर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है। उसे तुम्हारे हाथ के ही नान बनवाने हैं। वैसे उन्हें करीबन 200 लोगों का खाना बनवाना है, तो तुम सुबह ही वहाँ चले जाना। और तुम्हें जो ठीक लगे उसे साथ ले जाना, ठीक है? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं बिल्कुल समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, तो बस खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, कल के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मालिक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगा। पास में ही खड़ा मनोहर सारी बात सुन रहा होता है और उसे रमेश से बहुत ही चिढ़ हो रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मालिक हमेशा की तरह फिर से रमेश को ही फंक्शन में भेज रहा है। मालिक, मैं वो ये बोल रहा था कि कुछ दिन बाद रमेश की बेटी की शादी है, तो उसे और भी बहुत काम होंगे, तो क्यों ना मैं उसकी जगह फंक्शन में चला जाऊं। अच्छा, अरे रमेश, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मैंने तो उसे छोटी सी थी तब देखा था। चलो, उसकी शादी अच्छे से करना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? पर मालिक, वो कल का फंक्शन। अरे, मैं सब देख लूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। चलो, तुम कह रहे हो तो अच्छी बात है। और वैसे भी उसे बस तुम्हारे हाथ के नान ही चाहिए, समझे? अब तो मनोहर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो रमेश को उस ढाबे से कैसे निकलवाए, क्योंकि पहले ही उसने रमेश को काम से निकलवाने की हजारों कोशिशें की हुई होती हैं, पर वो उसे कभी निकलवा नहीं पाता। पूरा दिन मनोहर बस रमेश को देख देख कर किलसता ही रहता है और ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश भी अपने घर आकर अपनी पत्नी शीला को सारी बात बताता है। कल मुझे मालिक अपने दोस्त के घर भेज रहे हैं। वहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और पता है, उनके दोस्त ने मुझे पिछली बार भी खुश होकर मुझे अलग से 5000 रुपए दिए थे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे ही राधा की शादी नजदीक ही है, तो हमें तो बड़ी ही मदद हो जाएगी। भला हो ऐसे मालिक का। अगले दिन रमेश काम पर निकल जाता है और टाइम से अपने मालिक के दोस्त के घर पहुंचकर काम शुरू कर देता है। घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा होता है जहां पर रमेश अपना तंदूर लगा लेता है। उसके साथ मनोहर और कुछ और लोग भी आए हुए होते हैं जो बाकी का खाना बनाने में लगे हुए होते हैं। जल्द ही सब मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, खाना तो बड़ा ही स्वाद है। खासकर ये नान, ये तो बड़े ही खस्ता हैं। भाई वाह। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नान तो वाकई बहुत स्वाद है। मेरे एक दोस्त का ढाबा है, तो ये सब खाना उन लोगों ने ही बनाया है और ये नान तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैंने रमेश को खास बोलकर बुलवाया है। ये रमेश कौन है? अरे, जिसके हाथों के नान आप खा रहे हो वही रमेश है। ओह, अच्छा अच्छा। अगले हफ्ते तो मेरी बहू का भी गोद भराई का फंक्शन है, तो मैं भी रमेश को ही बुलवाऊंगा। मनोहर वहीं आसपास ही खड़ा होता है और वो रमेश की इतनी तारीफ सुनकर बहुत ही आग बबूला हो जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा और सब रमेश की तारीफ किए जा रहे हैं, पर वो कर भी तो क्या सकता था। काफी रात हो जाती है, सब मेहमान भी चले जाते हैं। उसके बाद सब खाना बनाने वाले भी अपने अपने घर निकलने लगते हैं। रमेश अभी भी अपने तंदूर में नान ही लगा रहा होता है कि अचानक पीछे से मनोहर आता है और रमेश को तंदूर में धक्का दे देता है।
मनोहर इधर उधर देखने लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और मौका देखते ही वो वहाँ से निकल लेता है। रमेश बेचारा तंदूर से निकलने की खूब कोशिश करता है पर निकल ही नहीं पाता। वो धीरे धीरे तंदूर में जलकर मर ही जाता है। कुछ देर बाद जब सब लोग जा चुके होते हैं और विनोद रमेश को पैसे देने आता है तो उसे रमेश कहीं नहीं दिखता। अरे ये रमेश कहाँ गया? मुझे काफी देर से दिखा भी नहीं। रमेश तो तंदूर में जलकर राख हो चुका होता है और उसकी लाश का भी नामो निशान मिट जाता है। रमेश इतनी दर्दनाक मौत मरने के बाद एक भूत में बदल जाता है। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं मनोहर, कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। रमेश का कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन तक जब रमेश घर नहीं आता तो उसकी पत्नी और बेटी को भी उसकी काफी चिंता होने लगती है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं, पर उसका कहीं भी पता नहीं चलता। रमेश के मालिक को भी उसकी चिंता होती है कि अचानक वो फंक्शन से कहाँ गायब हो गया। वो पुलिस में भी कंप्लेंट करता है पर फिर भी रमेश का पता नहीं चलता। मालिक मनोहर को बुलाता है। देखो मनोहर, अब रमेश का तो कुछ पता चला नहीं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया है, तो अब से तंदूर में नान बनाने का काम तुम्हारा है। जी मालिक, मैं अच्छे से काम करूँगा। हाँ। मनोहर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मालिक के वहाँ से जाने के बाद मनोहर तंदूर में नान लगाने लगता है और वहाँ पास में खड़ा रमेश का भूत गुस्से से लाल हो रहा होता है। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि मनोहर उसके तंदूर में खाना बना रहा है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे तंदूर में खाना बना रहा है। इसने मुझे इसी तंदूर में जलाकर मार डाला था। मनोहर तंदूर में नान लगाता है और फिर जैसे ही उन्हें बाहर निकालने लगता है और भूत के जादू से सारे नान जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये तो जल गए, पर मैंने तो इतनी देर अंदर नहीं रखे थे, तो फिर ये कैसे जल गए? और बार बार भूत सारे नान जादू से जलाकर काले कर देता है। बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अरे भैया, कितनी देर लगाओगे? हाँ, मुझे देरी हो रही है। बीवी घर पे नान का इंतजार कर रही है। जल्दी से नान पैक करके दो, वरना मैं कहीं और से ले लूं। नहीं, वो बस मैं अभी बना कर देता हूँ। धीरे धीरे सब ग्राहक बिना खाना लिए ही वापस जाने लगते हैं। 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। ओहो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मनोहर, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। रमेश था तो मेरी कितनी अच्छी कमाई होती थी, पर तुमने तो हद ही कर दी। पर मालिक, वो पता नहीं कैसे। मालिक मनोहर को डांट ही रहा होता है कि वहाँ अचानक शीला आ जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे, मैंने तो पहले ही रमेश को कहा ही था कि जो मदद करनी हो बता देना। खैर, अब जाने वो तो कहाँ चला गया है, पर मैं राधा की शादी में अपने ढाबे के सभी लोगों को वहाँ मदद करने भेज दूंगा। शादी में खाने की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शीला बड़ी खुश होकर वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे शादी की तैयारी करने लगती है। शादी का दिन भी आ ही जाता है। सब मेहमान आने लगते हैं। पास में खाने के तंदूर लग जाते हैं। शादी में इतने मेहमान आ जाते हैं कि शीला देखकर ही घबरा जाती है कि इतने लोगों का खाना कैसे पूरा पड़ेगा। खाना बनाने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इतना सब खाना कैसे बनेगा। पर रमेश के भूत के होते हुए उसकी बेटी की शादी में क्या कमी आ सकती थी? मेरी बेटी की शादी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। यहाँ मेहमान पर मेहमान आ रहे होते हैं और यहाँ रमेश का भूत जादू से नान पर नान निकाल रहा होता है। जैसे ही खाना कम पड़ता वो जादू से बर्तन को फिर से भर देता। किसी हलवाई को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतना कम खाना होते हुए भी वो पूरा कैसे पड़ रहा है। सारा मैदा खत्म होने के बाद भी नान खत्म नहीं हो रहे। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और आखिर में दोनों परिवार मिलकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही राधा पहला टुकड़ा खाती है वो भागती हुई तंदूर के पास जाती है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। पापा, आप कहाँ हो? ये नान आपके ही हाथ के हैं, मैं समझ गई हूँ। आप कहाँ हो पापा? मेरे सामने आओ। राधा को रोते देख रमेश का भूत उसके सामने आता है। पहले तो वो भूत को देखकर डर जाती है, पर जैसे ही भूत उसे ये बताता है कि वो रमेश है तो राधा ये सुनकर हैरान हो जाती है। इस मनोहर ने मुझे इसी तंदूर में धक्का देकर मार डाला था। क्यों? मनोहर की वजह से तुम्हारी मौत हुई? इसे तो मैं अभी पुलिस को देता हूँ। मालिक पुलिस को फोन करता है और मनोहर को पुलिस ले जाती है। रमेश का बदला भी पूरा हो जाता है और उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है।
रमेश सुबह सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी रमेश की बेटी नेहा अपने पिता रमेश से कहती है, अरे पिताजी, आज आप काम पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को कहा है, पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बिटिया रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। चल अब जल्दी से मेरा खाने का डिब्बा दे, मुझे रेलवे स्टेशन जाने को देरी हो रही है। हाँ, मालूम था मुझे कि आप मेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिब्बा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टेशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था। रमेश का काम बहुत ही मेहनत वाला था। वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो घर जल्दी आ जाता है। नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी आराम करता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर चला जाऊँ। नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है, हे भगवान पिताजी, आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाय गर्म होती है। इतना तेज बुखार है आपको, और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस। रमेश नेहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और काम पर चला जाता है। रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तभी रमेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर पर बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से रमेश की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पिताजी के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया। रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। नेहा रोते रोते बोलती है, पिताजी जिंदा थे तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करते थे। नेहा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अब मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। नेहा अपने पिताजी के कुली के कपड़े पहनती है और बोलती है, मैं भी अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करूंगी। ऐसे बोलकर नेहा रेलवे स्टेशन पर काम के लिए जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए हर कोई नेहा को अपना सामान ले जाने के लिए बोलने लगता है। पास ही में खड़े 3 कुली दोस्त कालू, मोहन और टिंकू नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे होते हैं। अरे मोहन, ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना, जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है। तनिक देखो तो इसे, कितनी खूबसूरत है। सच भैया, ये तो बहुत ही गजब की है रे। अरे छिछोरो, सुंदर लड़की देखते ही बौखला गए। जरा ये भी तो देखो कि वो हमारे इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है। सबको देखो तो ऐसे सुंदर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा रहे हैं। अरे और तो और, जरा सा सामान उठाने के उसे हमसे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे। फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं। कालू नेहा से बोलता है, अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका, इसीलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, सच में भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। हाँ। अरे हाथ छोड़ मेरा, तेरी खड़े होकर 4 बातें क्या सुन ली मैंने, तूने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। चल अब जा यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो। अच्छा, हमारे ही एरिया में आकर हमें ही धौंस दिखाती है। ए सुन लड़की, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा। हाँ। क्यों जाऊँ यहाँ से? आए बड़े मुझे इस प्लेटफॉर्म से भगाने वाले। अरे भैया, इस सुंदरी ने तो तुम्हें ही फटकार लगा दी। अरे देखना कल ये लड़की, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, नेहा, यहाँ नजर ही नहीं आएगी। रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं 2 दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर खुशी खुशी
स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मेरी रानी, काहे इतना भाव खाती हो? जरा तनिक हम तीनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे भगवान, तुम तीनों ने तो हद ही कर दी। तुम तीनों जाते हो यहाँ से या मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूं? तभी टिंकू नेहा का जोर से हाथ पकड़ लेता है। नेहा उन तीनों की इस हरकत से बहुत डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए रेल की पटरी पर जा गिरती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और नेहा की ट्रेन के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। नेहा की मौत हो जाने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये तीनों भी मरेंगे। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है। अरे साहब लाइए, ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ और मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। अरे भाई टिंकू, अब ये इतनी सुंदर कुली कहाँ से आ गई? अरे चलो भैया, जरा चलकर इससे भी मजे लेते हैं। सुंदर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, जरा अपना नाम तो बता दो। अरे नाम के साथ साथ अपना पता भी बता दो, फिर हम वहीं मिलने आ जाया करेंगे तुमसे। कालू सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है अरे मेरी सुंदरी, चलो चलकर तुम्हें बढ़िया सी चाय पिला कर लाएं। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमीने, हाथ छोड़ता है कि नहीं? रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हूँ। अरे अरे अरे, आप शोर क्यों मचाती हो? हम है ना, हम छुड़ाते हैं आपका हाथ। अरे ओ कालू, छोड़ दे रे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर मचा देंगी। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए, ये याद रखना। अरे भैया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को? और जरा इसके तेवर तो देखो हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुली बनकर सबका सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाने लगता है। तभी तीनों दोस्त सुंदर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों री कुली, कहाँ जा रही है? इनमें तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर। क्या तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर चुड़ैल कालू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे 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 मर गया रे, इस कुली के हाथ में तो बहुत जान है रे। अरे मोहन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इस कुली के हाथों से मेरा गला छुड़ा। मोहन और टिंकू उस कुली लड़की से कालू का गला छुड़ाते हैं कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों रे, अब छेड़ मुझे। अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई? पकड़ना, ले पकड़ मेरा हाथ। सुंदर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये जिसे हम सुंदर कुली समझ रहे थे वो तो डरावनी चुड़ैल निकली। अरे टिंकू, भाग यहाँ से, नहीं तो ये कालू की तरह हम दोनों का गला भी दबोच लेगी। अरे भागते कहाँ हो? अब छेड़ो न मुझे, तुम तीनों के छेड़ने की वजह से ही तो मैं चुड़ैल बनी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं नेहा हूँ, नेहा, जिसे तुम तीनों ने बहुत परेशान किया था। अब देखना मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के डर से तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे ट्रेन की पटरी पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पटरी में पैर फंस जाता है। मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे। अरे मोहन भाई, जल्दी से पटरी से मेरा पैर निकालो, ट्रेन पास आ रही है और वो चुड़ैल भी। फिर मोहन और टिंकू का पैर भी ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे हम दोनों का पैर भी पटरी में फंस गया। अरे ये कैसे हो गया? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, ये सब मैंने किया है, अब देखना तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे।
हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। तीनों की मौत से नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। एक गांव में एक नदी थी, इसलिए खेती भी अच्छी होती थी। पर कई दिनों से वहाँ बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात एक चुड़ैल आती है और एक गांव वाले को मार कर खाने लगती है। ये चुड़ैल कैसे आई, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। सुनीता, इस बार तो खेती बहुत अच्छी हो गई है, पर अब बारिश रुक जाए तो अच्छा है, नहीं तो सब्जियों को नुकसान होगा। वैसे भी हमारा खेत नदी से ज्यादा दूर नहीं है, अगर नदी का पानी बढ़ा तो सीधा हमारे खेतों में ही आएगा। हाँ जी, आप फिक्र ना कीजिए, बारिश रुक जाएगी और जैसे ही रुकेगी आप सब्जियां कटवा लेना। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है। बिरजू कुछ किसानों को अपनी मदद के लिए बुला लेता है और उन्हें कुछ पैसे दे देता है। फिर सभी लोग मिलकर खेतों की ओर जाते हैं और कुछ सब्जियों को काटकर एक ठेले पर रख देते हैं। फिर कृष्णा उन सब्जियों को जाकर सुरक्षित स्थान पर रखाता है और फिर से खेतों की ओर बची हुई सब्जियां लेने जाता है। तभी जोर से तूफान आने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाबा, अब जितनी सब्जियां हमने ले ली है उतनी ही ठीक है, चलो यहाँ से घर की ओर निकलते हैं और रात भी होने वाली है। इतना बोलकर वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बिरजू लालच में सभी किसानों के साथ सब्जियों को काटने में ही लगा रहता है। तभी बारिश तेज हो जाती है, बिजली कड़कती है और बादल फट जाता है। नदी का पानी एकदम से बिरजू के खेतों में आ जाता है। सब डूबने लगते हैं। कृष्णा जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे ये इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? अरे मर गई रे, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। बिरजू, तुमने हमें भी लालच देकर यहाँ फंसवा दिया। तुम्हारा बेटा कह रहा था कि अब हमें घर चलना चाहिए, पर तुम नहीं माने। अब तो अंधेरा भी हो गया। अरे भाई, वो छोड़ो और वो देखो, वो कहाँ है? कैसा मगरमच्छ है भाई, वो तो हमारी ओर ही आवत है। मर गया रे, ये मगरमच्छुआ तो भूत बन गया है। बाबा, अपने पीछे देखिए, बहुत ही बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ है, बचिए उससे। कृष्णा पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा होता है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अरे भाई, एक नहीं, वो देखो, ये तो मगरमच्छों की पूरी पलटन ही आवत है। मुझे तो तैरना भी नहीं आवत है भाई, अब हम नहीं बचेंगे, ये तो हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। नहीं अम्मा, अरे अम्मा बचा लो। अरे मर गया रे कृष्णा, अब मैं नहीं बचूंगा बेटा, ये बहुत सारे हैं, अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। अरे मर गया रे। अरे नहीं बाबा, बाबा। तभी देखते ही देखते भूतिया मगरमच्छ उन सबको खा जाता है। सारी नदी में खून ही खून फैल जाता है और नदी का पानी लाल हो जाता है। कृष्णा पूरी रात उस पेड़ पर बैठा रहता है। फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और नदी का पानी खेतों से कुछ कम हो जाता है। कृष्णा उदास मन से अपने घर जाता है। अरे कृष्णा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? और तुम दोनों रात भर घर क्यों नहीं आए? फिर कृष्णा सारी बात अपनी माँ को बताता है। नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति को मुझसे छीन लिया। सुनीता बहुत रोती है।
सब गांव वाले रोने की आवाजें सुनकर वहां आ जाते हैं और भूतिया मगरमच्छों की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, अब क्या होगा? ये भूतिया मगरमच्छ हमारे गांव की नदी में कहां से आए? वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं। सब गांव वालों को काटने लगते हैं। सब गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे नहीं, मर गया रे! अरे चांडाल, मुझे क्यों काट रहा है? ससुरी के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? रोज तुझे दाना डालता हूँ। हाय, तेरा नाश मिटे। अरे माँ, आप जल्दी से घर के अंदर चलो। फिर सब गांव वाले कृष्णा के घर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। फिर कृष्णा के घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। सुनीता खिड़की से झांक कर देखती है तो बहुत सारे पक्षी उसके दरवाजे पर अपनी चोंच मार रहे होते हैं और बहुत डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहे होते हैं। अरे ये सब भूतिया पक्षी कैसे बन गए? सब लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सुनीता को अजीब अजीब से जानवर दिखते हैं, जिनमें से कुछ उनकी घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। अरे माँ, उधर देखो, वो बैल, कुत्ता और गाय, इन्हें क्या हो गया? ये सब भूतिया जानवर कहाँ से आते जा रहे हैं? तभी एक गांव वाला कहीं से आ रहा होता है और उसे भूतिया बैल मारकर हवा में उड़ा देता है और मारकर खाने लगता है। तभी चुड़ैल आती है। हाँ, खा लो, इन सबको खा लो, किसी को मत छोड़ना। मजा आया, मजा आया, बहुत भूख लगी थी। ये तो बहुत स्वाद है। आदमी का गोश्त खाकर तो मजा ही आ गया। फिर ऐसे ही उन भूतिया जानवरों को जो भी इंसान घर के बाहर मिलता, वो उन्हें मार कर खाने लगते हैं। बहुत भूख लगी थी। ऐ मूर्ख आदमी, कहाँ भाग रहा है? रुक, अब तुझे खाऊंगा। माँ, ऐसे हम घर में बैठकर अपने गांव वालों को मरता नहीं देख सकते। मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, हम बाहर गए तो जरूर मरेंगे। हमें यहीं रहकर इनके जाने का इंतजार करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे, अब तो कोई भी नहीं दिख रहा। सबके सब अपने अपने घरों में छिपकर बैठ गए हैं। फिर उन जानवरों की नजर कृष्णा के घर पर पड़ती है। ए गाँव वालों, तो सब के सब यहाँ छिपकर बैठे हो? बाहर निकलो, हमें बहुत भूख लगी है। दरवाजा खोलो। फिर सब भूतिया जानवर मिलकर कृष्णा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। अरे सुनीता बहन, वो देखो, तुम्हारा दरवाजा तो हिलने लगा। टूट ही ना जाए, हमें कुछ करना होगा। हम घर का सारा भारी सामान दरवाजे के आगे लगा देते हैं। फिर सब लोग मिलकर दरवाजे के आगे घर का भारी सामान लगा देते हैं ताकि दरवाजा ना खुल सके और सुबह होने ही वाली होती है। अरे चलो, सूरज निकलने ही वाला है। हमें अभी घने जंगल में छिपना होगा। इनसे तो रात में ही निपट लेंगे। मूर्ख गांव वालों, हम वापस जरूर आएंगे। हम आएंगे, जरूर आएंगे। फिर वह सब भूतिया जानवर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब भूत तो यहाँ से चले गए हैं। अब हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं सुनीता बहन, सुना नहीं था? वो भूतिया बैल कह रहा था कि रात में फिर आएंगे। मतलब
हमारे पास अभी पूरा दिन है, इसका उपाय हमें निकालना ही होगा। मैं एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा को जानती हूँ। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में रहते हैं। हमें उन्हें सब बताना चाहिए। वो इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे और ये भी बता देंगे कि आखिर ये सब भूतिया जानवर कहाँ से आ गए, और वो चुड़ैल के बारे में भी जरूर जानते होंगे। फिर कुछ गांव वाले और कृष्णा उन बाबा के पास उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। फिर वहां जाकर उन्हें सब कुछ बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हाँ, हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये सब जानवर भूत कैसे बन गए हैं। हम तुम्हें सब बताएंगे। पहले चलो, उस नदी के पास चलना होगा जो तुम्हारे गांव में है। फिर सब लोग गांव जाते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और रात होते ही वो सभी भूतिया पक्षी, जानवर और वो चुड़ैल आ जाते हैं और बाबा कृष्णा समेत सब गांव वालों पर हमला करने उनकी ओर बढ़ते हैं। अरे मर गया रे! अरे बाबा जी, वो देखिए, वो भूत तो सामने से ही आ रहे हैं, मुझे बचा लो। घबराओ मत, ये लो, ये काला धागा। जल्दी से सब लोग अपने अपने गले में पहन लो। ये माँ वैष्णो देवी का पवित्र धागा है, ये हमें कुछ नहीं होने देगा। फिर सब गांव वाले उन्हें पहन लेते हैं और कोई भी भूतिया जानवर उनके पास नहीं आ पाता। फिर वो सब जल्दी से उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। चलो इनके पीछे, ये हमसे नहीं बचने पाए। चलो जल्दी करो। तुम्हारे गांव की नदी श्रापित हो गई है, क्योंकि उस दिन कई लोगों को भूतिया मगरमच्छों ने मार कर खा लिया था। इतने लोगों के एक साथ मरने से उनके खून से इस नदी का रंग लाल हो गया, और जो भी जानवर या इंसान इस नदी का पानी पी रहा है वो भी भूत बनता जा रहा है। तभी ये औरत भी चुड़ैल बन गई है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम पूरे गांव को कैसे इससे बचाएंगे? तुम चिंता मत करो, इसका उपाय तो बहुत सरल है। सब गांव वाले जाओ और अपने अपने घर से गंगा जल इकट्ठा करके लाओ। फिर सब जाकर अपने अपने घर से गंगा जल ले आते हैं और फिर एक साथ मिलकर उसे उस नदी में डालते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे गंगे माता, जो भी लोग उस दिन इस नदी में मर गए, उन सब की आत्मा को शांति दें और इस नदी को पवित्र कर दें। हर हर गंगे। अरे मूर्ख गांव वालों, ये क्या कर रहे हो? मत करो। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे मर गया रे! और गंगा जल डालते ही नदी का रंग फिर से पहले जैसा हो जाता है। वो औरत और सब जानवर ठीक हो जाते हैं। फिर सब गांव वालों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। धर्मपुर नामक गांव में एक बार इच्छाधारी नागिन घुस आती है। वो बहुत गुस्से में थी, आंखें लाल लाल और फन फैलाए हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो गांव के जसरत के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जसरत और उसकी पत्नी अंजू नागिन के आगे बेबस थे, इसलिए अपने बेटे को बचा नहीं सके। मेरा बेटा, वो नागिन मेरे बेटे को उठाकर ले गई। अरे किसी ने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं? डर के मारे ही किसी ने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया। कुछ लोग गए हैं उस नागिन के पीछे, वापस आएंगे वो लोग, तभी कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे के बारे में। जो लोग नागिन के पीछे गए थे वो वापस तो आ गए थे, पर उन्हें वो नागिन और जसरत का बेटा कहीं नहीं दिखा। सुबह का समय था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी झाड़ियों से नागिन निकलकर बाहर आ जाती है। बचाओ बचाओ, ये नागिन फिर से हमारे गांव में आ गई। ये नागिन हमारे बच्चों की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तुम सब मुझे कितना भी मार लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, वो भी इच्छाधारी नागिन। पर तुम्हारे बच्चों का क्या? अगर वो एक बार मर गए तो वो मेरी तरह दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे। इतना बोलकर नागिन सभी बच्चों को उठाकर वहां से तुरंत निकल जाती है। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गई।
उसे बचा लो कोई। मुनिया के बापू, मेरी बेटी को बचा लो, उसे वापस ले आओ। वो मेरा ना वो नागिन मेरे बेटे को भी उठाकर ले गई है। वो नागिन मेरे बेटे को भी मार देगी। वो नागिन रोज आती है और हमारे गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती है। उनका वो क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। इस गांव की हर माँ की गोद सूनी होती जा रही है उस नागिन की वजह से। हम कब तक ये सब सहेंगे? हमारे बच्चों से ही हमारी दुनिया है। वो ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या था, गांव वालों ने एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को गांव में बुलाया। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तुम लोगों ने सपेरे को बुलाया है। ये इतना सा सपेरा क्या मुझे पकड़ पाएगा? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि नागिन इतनी बड़ी है? ये तो बहुत ही बड़ी है। हमने तुम्हें बताया तो था कि नागिन बहुत बड़ी है। ये वही नागिन है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। नागिन अपना फन फैलाती है और सपेरे को डस लेती है। सपेरा तुरंत मर जाता है। तुम लोग कितने भी बड़े सपेरे को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे बच्चों को उठाकर ले जाती हो? उन मासूम बच्चों की क्या गलती? नागिन कभी बिना मतलब के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और तुमने तो मेरी दुनिया ही तबाह कर दी। तुम लोगों ने भी मेरे बेटे को मार डाला था। बस मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है वैसे ही मैं तुम सबकी गोद भी सुनी कर दूंगी। मार डालूंगी सभी बच्चों को। तुम्हारे बेटे को हम क्यों मारेंगे भला? हमने नहीं मारा उसे। तुम्ही ने मारा है। मैंने खुद अपनी मन की शक्ति से देखा वो नजारा। एक बार मेरा बेटा इस गांव में घुस आया था। जैसे ही तुम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तुम लोगों ने उसे अपनी लाठियों से मारना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने उसे इतना मारा कि उसने तभी अपना दम तोड़ दिया। जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहीं कहीं मेरा बेटा, जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहां जहां मेरा बेटा मरा पड़ा था, उसे उठाकर मैं अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। उसके बाद मैंने अपने आप से वचन लिया कि मैं तुम सब के बच्चों को मार दूंगी, जैसे तुमने मारा मेरे बच्चे को। नागिन के बेटे को बहुत बड़ी भूल हुई है। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर अपनी गर्भवती बहू को बेटे के साथ शहर भेज दिया। तभी दूर से आवाज आती है, निर्मला चाची, ओ निर्मला चाची, तुम्हारा बेटा और बहू गांव में वापस आ गए। और वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने साथ आपके पोते को भी लाए हैं। निर्मला का बेटा कौशल और बहू विधि गांव में वापस तो आ गए थे, पर उन्हें उस नागिन के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या बात है, आप सभी एक जगह इकट्ठा क्यों हो? आप सभी कुछ परेशान भी दिख रहे हो। गांव में सब ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आप किस सोच में खो गई? अपने पोते को गोद में नहीं लेंगी क्या? हम लोग बहुत थक गए हैं सफर में, थोड़ा आराम चाहते हैं। गांव वाले और निर्मला उन्हें कुछ नहीं बताते। निर्मला उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। शाम का समय था। निर्मला कुछ सोचते हुए अपने बहू बेटे को खाना परोस रही थी। तभी कौशल पूछने लगता है, माँ, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? जरूर कोई बात तो है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। जब से हम गांव में आए हैं गांव के लोग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई हंसी थी ही नहीं, सब गुमसुम से। निर्मला रोने लगती है और बोलती है, बेटा तुम अभी बहू और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाओ। निर्मला कौशल को नागिन के बारे में सब बता देती है। फिर क्या था, गांव में तभी नागिन घुस आती है। कौशल अपनी पत्नी और बच्चे को अंदर छुपा देता है और एक चादर लेता है। उस चादर को वो इस तरह लपेटता है जैसे सभी को लगे कि उसमें उसका बच्चा हो। कौशल उसे हाथों में लिए बाहर जाता है और नागिन को वहां से जाने को बोलता है। ओ नागिन, इस गांव में आतंक मचाना छोड़ दे और यहाँ से जा। अब तू हमारे बच्चों पर नजर डालेगी तो हम तेरी आंखें निकाल लेंगे।
तू मुझे जाने को बोल रहा है? हाथ में बच्चा पकड़े हुए है और मुझे चला भगाने। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो तेरे इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी। अब के आखिरी बार सूरत देख ले अपने बच्चे की, फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज मैं इसे ही लेकर जाऊंगी। नागिन फौरन उसके हाथों से बच्चा छीन लेती है और जाने लगती है। कौशल नागिन का पीछा करता है और गांव के कुछ लोगों को भी अपने पीछे आने को बोलता है। कौशल की हिम्मत देख सभी उसका साथ देते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। नागिन जंगलों के बीच अपनी गुफा में घुस जाती है। ये नागिन तो गुफा में चली गई, पर गुफा में इतनी रोशनी किस चीज की है? रोशनी की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। वो तो सब ठीक है, पर तुमने अपना बच्चा उस नागिन के हवाले इतनी आसानी से क्यों कर दिया? कौशल सभी को बता देता है कि उसने सिर्फ बच्चा दिखने का नाटक किया नागिन के आगे। उसमें बच्चा नहीं था, उसमें सिर्फ चादर थी। तभी गुस्से में नागिन बाहर निकलती है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उस चादर में कोई बच्चा नहीं था। उसे शायद पता नहीं कि मैं नागिन हूँ। नागिन, उसे छोड़ूंगी नहीं। नागिन कौशल को मारने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है, कौशल पीछे से उसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा में घुसते ही वो हैरान रह जाता है। जो तेज रोशनी थी वो एक मणि से आ रही थी और वो मणि उसी नागिन की थी। उस मणि के आसपास वो सभी बच्चे बेहोश पड़े थे जिन्हें वो अपने साथ उठा लाई थी। नागिन ने किसी को नहीं मारा था। कौशल जैसे ही मणि को हाथ लगाता है, नागिन को एहसास हो जाता है कि मणि किसी के हाथ लग गई है। वो फौरन गुफा में पहुंचती है। ए लड़के, इस गुफा में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तूने मेरी मणि को हाथ लगाया? ला, मेरी मणि मुझे वापस दे। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इन सभी बच्चों को मैं अपना बनाना चाहती थी, पर इन सब ने मुझे माँ कहने से मना कर दिया, तो मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। इन्हें मारा नहीं। वो देखो उधर, वो मेरा बेटा है, मर चुका है वो। मैं बस उसे ऐसे देखकर ही जीती हूँ। नागिन की बात सुनकर कौशल को उस पर बहुत दया आती है। मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास, उनके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर होगा। नागिन कौशल के साथ चल देती है। ये भभूत तुम अपने मरे हुए बेटे के ऊपर छिड़क देना। उसकी आत्मा कहीं भी होगी, वो आकर उसमें वापस समा जाएगी और वो जीवित हो उठेगा। गुरुजी की ये बात सुनते ही नागिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। नागिन और कौशल वापस गुफा में जाते हैं। नागिन जैसे ही भभूत अपने मरे हुए बेटे पर डालती है, वो सच में जीवित हो जाता है। नागिन अपनी शक्तियों से सभी बच्चों को पहले जैसा कर देती है। गांव के लोग अपने बच्चों को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और कौशल का शुक्रिया करते हैं।